सिविल सर्विसेज परीक्षा के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीलवंत सिंह आज आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में जीसैट या इनसेट जिसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सब इनसेट है क्या और इसकी शुरुआत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। 1980 के दशक में जब भारत में सूचना संचार आधारित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास हो रहा था, उसी दौरान इसकी सर्विसेज कैसे आप प्राप्त करेंगे इस पर विचार हुआ। तो पता चला कि इन सर्विसेज को लेने के लिए आपको सैटेलाइट बनाना पड़ेगा और सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित करना पड़ेगा। भारत ने धीरे धीरे करके सैटेलाइट बनाने में सफलता हासिल कर ली, परंतु इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए रॉकेट का विकास इतना अचानक संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सूचना संचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन और मौसम संबंधी भविष्यवाणी इन सभी डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ करके एक ज्वाइंट वेंचर, एक संयुक्त उपक्रम को जन्म दिया जिसे हम लोग कहते हैं इनसेट, या वर्तमान समय में इसका नाम जीसैट है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है जिसमें भारत अपनी सूचना संचार की जरूरत को तो निश्चित पूरा करता है, साथ ही साथ पड़ोसी देशों को सर्विसेज को देकर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करता है। तो इनसेट प्रणाली के जो सैटेलाइट होते हैं एक्चुअल कहां पर होते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट जो हैं वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं इस जगह पर, और इसको हम लोग कहते हैं, इस जगह को जीसैट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भू स्थिर कक्षा। भू स्थिर कक्षा इसका नाम है। यानी यहां से यदि इस सैटेलाइट को एग्जैक्टली इनकी तस्वीर रखी जाए तो ये अर्थ के 33% हिस्से को कवर कर लेते हैं। अब आपको ये समझना है कि यदि यहां पर एक सैटेलाइट रख दिया जाए और यहां पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी के कंप्लीट एरिया, कंप्लीट पूरा जो क्षेत्रफल है उसको कवर कर लेंगे। यानी इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 120 120 आ गया। तो 120 डिग्री पर यहां एक उपग्रह रखा जाएगा और 120 डिग्री पर यहां उपग्रह रखा जाएगा और 120 डिग्री पर यहां उपग्रह रखा जाएगा, और इससे फिर ये रोटेट करते हैं, इससे चलते हैं। इसको भू स्थिर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ये अर्थ है और ये सैटेलाइट ठीक इसके सामने होते हैं, इसलिए भूमि से देखने से स्थिर प्रतीत होते हैं परंतु स्थिर नहीं होते। बस इसमें यह होता है कि इसका जो आवर्तकाल है वो 24 आवर्स है और इसका भी जो आवर्तकाल होगा वो 24 आवर्स होगा। तो ये समान रोटेट करते हैं और इसी के कारण लाइव टेलीकास्ट यानी सजीव प्रसारण संभव हो पाता है। इसको और एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इनकी एक जो स्थिति होती है, ये जैसे आपकी अर्थ है तो ये इस तरह से रोटेट करते हैं, यानी इनकी जो गति होती है वो भूमध्य रेखीय होती है। यानी ये आपकी भूमध्य रेखा है और इसके चारों तरफ इस तरह से ये रोटेट ये करते हैं और इसी के माध्यम से सर्विसेज यानी सेवाएं ली जाती हैं। अब आपको यहां समझना है कि इसका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ, इसको आपको देखना है। तो इसको समझने के लिए आपको जानना होगा
कि भारत ने इनसेट सैटेलाइट की जो डेवलपमेंट कार्यक्रम बनाए वो 4 स्टेज में थे। 1980 के दशक में इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E, ये 5 सैटेलाइट का प्रोग्राम बनाया गया और पहले जनरेशन के सैटेलाइट को भारत ने अमेरिका के डेल्टा जो रॉकेट है और चैलेंजर जो एक अंतरिक्ष शटल था, इससे प्रक्षेपित कराया। लेकिन इसमें से जो 4 लॉन्चिंग हुआ, इसमें से 2 लॉन्चिंग ही सक्सेसफुल हुआ और 2 लॉन्चिंग फेल हो गया। यानी प्रथम जनरेशन के सैटेलाइट को भारत ने अमेरिका की फोर्ट एरोस्पेस नामक कंपनी से सैटेलाइट बनवाए और लॉन्च भी कराए। 50% सफलता मिली, भारत काफी निराश हुआ। ऐसी स्थिति में भारत ने यूरोपियन यूनियन के समक्ष गया और तब तक भारत ने सैटेलाइट बनाना सीख लिया और सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E ये सैटेलाइट बनाए गए और ये सभी सैटेलाइट सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपका है 1988-89। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी ड्यूरेशन में भारत में टेलीविजन और रेडियो के क्षेत्र में क्रांति हुई और सूचना संचार आधारित सर्विसेज को न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक इसका विस्तार हुआ। फिर भारत ने यूरोपियन यूनियन और इसरो के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ और थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी के 3A, 3B, 3C और 3D और 3E के सैटेलाइट बनाए गए और ये सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए। इनमें से सिर्फ हम बात करें तो 3D सैटेलाइट फेल होगी और 4 सैटेलाइट सक्सेसफुल है। फिर भारत ने इसमें अगले जनरेशन यानी 4th जनरेशन की ओर बढ़ा और 4th जनरेशन के सैटेलाइट भी तैयार किए गए और इन सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया यूरोपियन यूनियन के रॉकेट के द्वारा। और साथ ही भारत ने 4th जनरेशन के सैटेलाइट के लिए अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग भी शुरू किया। तो ये हुए 4A, 4B, 4C और 4CR और फिर 4D और 4D यानी 2008 के बाद भारत ने इसका नाम बदल दिया। यानी पहले जनरेशन के जो सैटेलाइट थे जो भारत में सूचना संचार आधारित सर्विसेज यानी जिसको आप कह सकते हैं रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट करते रहे। सेकेंड जनरेशन के द्वारा भारतवर्ष में लाइव टेलीकास्ट सर्विसेज की शुरुआत हुई और तीसरे जनरेशन में IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज कलेक्शन जैसी नई चीजें आई और 4th जनरेशन में भारत स्पेशलाइज सर्विसेज को देने लगे और 4th जनरेशन में इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग कर दिया गया और आज की तिथि में अलग अलग विभाग अपने अलग अलग सैटेलाइट को बनाते हैं और प्रक्षेपित कराते हैं। तो आज यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो भारत करीब करीब यदि हम 3500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को प्रक्षेपित करना होता है जिनका पेलोड यानी जिनका वजन या नीति भार होता है उसे भारत अपने GSLV रॉकेट से प्रक्षेपित कर लेता है। लेकिन 3500 किलोग्राम से अधिक के पेलोड होते हैं तो उन सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए भारत यूरोपियन यूनियन के रॉकेट एरियन से इसे प्रक्षेपित कराता है। अब आपको समझना है कि ये जीसेट या जो आप इनसेट जिसका पुराना नाम है इसके एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन को आपको समझना है। इसके जो एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, वो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन है दूर संचार के सेक्टर्स में। जैसा आप जानते हैं कि दूर संचार लोकल भी है, रीजनल भी है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल है।
तो भारत अपने जो इनसेट या जीसेट सैटेलाइट्स हैं, इससे जो अपना कम्युनिकेशन सर्विस दे पा रहा है, वो अभी क्षेत्रीय स्तर पर कर पाता है। नेशनल लेवल तक कुछ जगहों पर सफलता हासिल की है, लेकिन यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन प्रसारण करना है तो भारत को अन्य संचार प्रणालियों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि ऑर्बिट में आपको 100% आत्मनिर्भर होने के लिए 24 सैटेलाइट का संजाल चाहिए, जबकि भारत को जीएसओ ऑर्बिट में लाइव टेलीकास्ट या संचार के लिए न्यूनतम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है, और भारत को के पास 7 सैटेलाइट अभी हैं। तो दूर संचार में हम लोग अभी और काम करना है, और इसमें सैटेलाइट की संख्या भी बढ़ानी, लेकिन इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय कानून और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेलीकम्युनिकेशन आधारित पॉलिसी बनाई गई है, वो अड़चने पैदा करती है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, वो एजुकेशन प्रोग्राम, जो शिक्षा आधारित दूरदर्शन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको आप स्वयं प्रभा, दीक्षा, इग्नू के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आजकल खास करके लॉकडाउन में टेलीविजन द्वारा भी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जो कि दूर दराज के सेक्टर्स में जहां पर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, इंटरनेट सर्विसेज है, वहां पर इससे सर्विस मिल रही है। इसी तरह से रेडियो नेटवर्किंग सिस्टम में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ जो मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज है, जिसको आप पढ़ते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट वर्जन जाना है, तो यहां भी हमारी सैटेलाइट सिस्टम से मदद ली जाती है कम्युनिकेशन सर्विसेज को लेकर। इसी तरह से समुद्री क्षेत्रों में कम्युनिकेशन करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्विसेज है इनमारसेट, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको आप लोग सैटेलाइट मोबाइल फोन की बातचीत करते हैं, उपग्रह आधारित जो मोबाइल फोन सर्विसेज है। इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज है, जिसका प्रयोग आप कक्षाओं को, मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को और साथ ही साथ टेलीविजन प्रसारण में भी इसकी मदद ली जाती है। इसी तरह से आप लोग बातचीत करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम से। आज भारत के पास करीब करीब 1500 से अधिक चैनल हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के चैनल हैं, जिससे प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के साथ साथ कई विदेशी भाषा में भी टेलीविजन प्रसारण संभव हो पा रहा है। न्यूज कलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप समाचार पत्र में छपी हुई न्यूज देखते हैं, वो भी आजकल सैटेलाइट से सर्कुलेट होती है, और न्यूज में जब संवाददाता अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से या सुदूर क्षेत्र में, वो कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मौसम संबंधी भविष्यवाणी द्वारा आज आप जो आने वाली आपदा होती है, उससे जो आपकी हानि होनी है, उसको काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं। नेविगेशन सिस्टम की हम लोग बातचीत करते हैं। भारत हालांकि अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम अलग से डेवलप कर रहा है, जिसका नाम नाविक है। इसी तरह से आपदा प्रबंधन, डिजास्टर में भी, चाहे बाढ़ हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे भूकंप हो, इसकी भविष्यवाणी भी करते हैं, पहले से बचाव भी कर सकते हैं, और उसके उपरांत इससे राहत में भी मदद ली जाती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट सजीव प्रसारण किया जाता है। तो यहां पर हमने 12 पॉइंट्स रखे हैं। हालांकि जो इनसेट या जीसेट की एप्लीकेशन है, वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन आपको परीक्षा में यहीं तक आपको पढ़ना है। आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस की यदि हम लोग बातचीत करें तो 2016 में आईएएस में मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के उपग्रहों के अभिलक्षणों की चर्चा करिए।
और उसको समझाइए कि यह भारत के ऊपर किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसमें मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अभी पिछले वर्ष ही क्वेश्चन आया था कि ये जो जीसैट सैटेलाइट होते हैं एक्चुअल किस जगह पर स्थित होते हैं। तो ये आपको हम बता ही चुके हैं कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और इस कक्षा की जो जानकारी थी प्रोफेसर आर्थर सी क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था और यही साइंटिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में सूचना संचार क्रांति के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा भी आपको कलेक्ट करना होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।